स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए वक्त नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। जैन धर्म से संबंधित भगवान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित भगवान महावीर का जन्म वज्र साम्राज्य में हुआ था। दूसरा, इन्होंने अपनी शिक्षाएं संस्कृत भाषा में दी थी। तीसरा, महावीर को पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। देश भर में आज यानी 4 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर पीढ़ी के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्र साम्राज्य, जो कि आधुनिक बिहार का वैशाली क्षेत्र है, यहाँ के कुंडा ग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित भगवान महावीर को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 साल में ये अपना घर बार छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में निकल गए थे। अपनी शिक्षा इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी यानी लोकल लैंग्वेज में दी थी, ताकि आम जनमानस भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं और उपदेशों को समझ पाए, वहाँ तक बात पहुँच पाए। इनकी शिक्षाओं में अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी किसी चीज़ में आसक्ति न रखना, अनासक्ति रखना, ऐसे मूल्य इनकी शिक्षाओं में शामिल थे। महावीर को बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक जगह पर 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हो गया था, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से इनको मुक्ति मिल गई थी। लेते हैं दूसरा प्रश्न। नाटो संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दूसरा, हाल ही में फिनलैंड नाटो का 30वां सदस्य बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। फिनलैंड आज यानी 4 अप्रैल को नाटो का 31वां सदस्य बन गया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। अभी तक नाटो के कुल 30 सदस्य देश थे। फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। तुर्की की आपत्ति के कारण इसकी सदस्यता कई महीनों तक रुकी रही। अब जब तुर्की ने इस पर हामी अपनी मंजूरी दे दी है तो नाटो के कुल 31 सदस्य देश हो गए हैं। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यानी आज ही के दिन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से पीएम स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी यानी नोडल एजेंसी कौन सी है? योर ऑप्शंस आर ए सिडबी, बी एसबीआई, सी नाबार्ड अथवा ऑप्शन डी पीएनबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सिडबी। व्याख्या देख लेते हैं। रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके कहें तो द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि से संक्षेप में कहते हैं, इसे शुरू की गई थी। योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के यानी कोलेट्रल के दिया जाता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इस योजना के तहत इस साल 23 मार्च तक 34.47 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के 42.70 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीता है? आपके विकल्प हैं ए रीना देवी, बी भगवानी देवी डागर, सी सुशीला खाखर अथवा ऑप्शन डी रंजना मुर्मू।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भगवानी देवी डागर ने ये करामात दिखाया है। 95 साल की हैं ये। व्याख्या देख लेते हैं। पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भगवानी देवी डागर ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 95 वर्ष की आयु में भगवानी ने पोलैंड में हुई विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते। भगवानी देवी ने 60 मीटर रेस, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। लेते हैं आज के इस एमसीक्यूज प्रोग्राम का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। बी, इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। सी, इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है। अथवा ऑप्शन डी, इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम अब लगभग पूरा हो चुका है, इसी वजह से ये चर्चा में है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी, ये दोनों जगह के नाम हैं, इनके बीच बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना के तहत किया गया है। इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है, न कि 259। पुल पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा, यानी 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आ जाए तो भी ये ब्रिज नहीं हिलेगा, नहीं टूटेगा। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को सह सकता है। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसकी लाइफ 120 साल आंकी गई है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।